नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस टॉक शो में। आज का जो चर्चा का विषय है वो बेहद दुखद है, क्योंकि आज ये जुबां हम कुछ बेजुबानों के लिए खोलेंगे। आज आप देखो समाज में ह्यूमन राइट्स को लेके बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े धरने दिए जाते हैं, राइट? कि ब्लैक लाइव्स मैटर, हिंदू लाइव्स मैटर एंड ऑल। बट द मेन थिंग इज कि एवरी लाइव्स मैटर, राइट? तो वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, जीवन तो जीवन है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है सुरेश भाई, जो कि एनिमल राइट्स को लेके काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं, राइट? क्या हो रहा है आज की सोसाइटी में एनिमल्स को लेके, एनिमल क्रुएलिटी को लेकर, आज इस पे हम बात करते हैं और सुरेश भाई का स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो सुरेश भाई, मतलब कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली इस चीज़ को करने की? जी, शुरू से ही मेरा आध्यात्मिक की तरफ रुझान रहा है। ओशो को और स्वामी विवेकानंद को और रामकृष्ण मिशन की पुस्तकें और ये सभी आध्यात्मिक जो ग्रंथ है उसमें मैं पढ़ता आया हूँ। और इसी यात्रा पर चलते हुए आचार्य प्रशांत को मैंने सुनना प्रारंभ किया और उन्हीं को सुन करके मुझे ये समझ में आया कि यार मेरे लिए किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। और इस बात को जान करके मैं वीगन बना। पहले तो स्वयं वीगन मतलब कोई भी पशु पदार्थ में नहीं इस्तेमाल करता है जो पशुओं से सेवा ली जाती है। ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, या उनकी सवारी करना या सर्कस वगैरह, वो सब मैं नहीं करता। और पर फिर मेरे देखने में आया कि यार इस बारे में जागरूकता बहुत कम है। लोगों को पता ही नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मांस की, दूध की, अंडे की, हम्म। इनकी जो कंपनियां हैं ये इस तरह के विज्ञापन बनाती हैं कि लोगों से जो सच है वो पूरी तरीके से छुपा रहे, अंधेरे में रहे। और उन्हें केवल सामने पैकेट में अंडे मिल जाते हैं, पैकेज्ड मीट मिलने लग गया आजकल, थैली में दूध मिल जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि इसके पीछे आखिर हो क्या रहा है। तो वहीं से इस काम को शुरू करने की प्रेरणा मिली कि मैं भी उसी क्वालिटी के, जिस क्वालिटी के विज्ञापन बनाते हैं उसी क्वालिटी के मैं वीडियोस बनाऊंगा, ये बताते हुए कि आखिर हो क्या रहा है, हो सच क्या क्या रहा है? है। राइट, राइट, राइट। तो बहुत सुंदर। एक्चुअली मैं आपकी वीडियोस देख ही रहा था, तो शायद कल या परसों मैं देख रहा था, तो उन वीडियोस को देख के वास्तव में एकदम रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो थी। क्योंकि वो जो सच आपने अपनी वीडियोस के माध्यम से दिखाया है, वो सच ऐसा है कि मेरे को नहीं लगता कि एक इंसान, एक साधारण इंसान, एक साधारण उपभोक्ता शायद अपने जीवन में कभी उसको देख पाएगा। क्योंकि बिल्कुल ये नहीं। जो मल्टी बिलियनर कंपनी है ना, ये इस तरीके से उसको छुपा रही है, इस तरीके से पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको छुपाया जा रहा है कि वो लगेगा कितना क्लीन और कितना फ्रेश है, कितने अच्छे तरीके से उसको लाया गया है। लेकिन उसके पीछे जो इंडस्ट्री कत्लेआम मचा रही है, जो गंदगी फैला रही है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस चीज पे वर्क कर रहे हो। क्योंकि आज जुबान से बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बेजुबानों के लिए बोलने वाले बहुत कम हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो एक जो विज्ञापन है, राइट, कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, इस तरीके से स्लोगन्स बना दिए है, इतनी उस तरीके से उसको दिखाया है कि यार कितनी कूल चीज है। लेकिन उसके पीछे जो कष्ट और पीड़ा छुपी हुई है उस अंडे को तुम्हारे पास तक आने में, उसको आप बताइए। हाँ, हम आमतौर पे कहते यही है कि यार संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि मुर्गी रोज अंडा देती भी है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है कि मुर्गी रोज अंडे नहीं देती। आमतौर पे प्राकृतिक रूप से वो 12-15 अंडे देती है, अपने जो भी 15-20 अंडे साल भर में। 12-15-20 अंडे बच्चे पैदा करने के लिए। 12 15 20 अंडे? बिल्कुल, साल भर में केवल 12-15-20 अधिकतम अंडे देती है। लेकिन हमने उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई कर करके ऐसा बना दिया है कि वो रोज अंडे दे रही है। वो जो इतना बड़ा अंडा है उसको निकालने में, उसको बनाने में मुर्गी की शरीर की हालत खराब हो जाती है। पर हमने उन्हें ऐसा बना दिया है कि एक प्रकार से वो रोज प्रसव पीड़ा से होकर गुजर रही हैं, रोज वो बच्चे पैदा करने की पीड़ा से गुजर रही हैं, सिर्फ हमारे अंडों के लिए। और एक अंडा बनाने के लिए मुर्गी के शरीर का 10% कैल्शियम लगभग लग जाता है। तो यानी जब तक वो साल भर में 300 अंडे बना रही है तो उसके शरीर में जितना कैल्शियम है उससे 30 गुना ज्यादा कैल्शियम उसको चाहिए चाहिए, साल भर राइट। में।
और वो कैल्शियम कहाँ से आ रहा है? तो इस पर वो कैल्शियम हम डाइट से थोड़ा बहुत उसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इतना ज्यादा जब वो कैल्शियम रोज उसकी बॉडी से खींचा जा रहा है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मुर्गियों को इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होना बहुत ही आम बात है। बिल्कुल हर हर मुर्गी को ही लगभग जो अंडे देने के लिए पिंजरों में रखी जाती है उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता ही है। यानी उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो जरा सी ठोकर लगने पर ही टूट जाती हैं और वो फ्रैक्चर हो जाता है। और जाहिर सी बात है कोई उनका ख्याल रखा नहीं जाता क्योंकि 1.5-2 साल बाद ही उनको मरना होता है राइट। तो एक ही पिंजरों में। हम्म। हाँ जी। हाँ, तो मतलब जो ये अंडे मुर्गियाँ देती है आर्टिफिशियल तरीके से और उसको इंजेक्शन दे के बड़ा करा जा रहा है, राइट? तो वो मुर्गी वास्तव में जो हमारे पास तक अंडा आ रहा है, वो मुर्गी कितनी बड़ी होती होगी? क्या एज होती होगी उसकी? मुर्गी जो है 2-4 महीने की होती है तभी वो अंडे देना उसका शुरू करवा देता है। और फिर लगभग वो 1-1.5 साल तक अंडे देती है। और जब वो उसके अंडे देने की क्षमता कम होने लगती है, जाहिर सी बात है कैल्शियम इतना ज्यादा खींच रहा है, रोज वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, तो 1-1.5 साल के बाद में वो बहुत ज्यादा थक जाएगा उसका शरीर। और जब वो थक जाती है तब उसको मांस के लिए मार देते हैं उसी मुर्गी को। जबकि आमतौर पे मुर्गियां प्राकृतिक रूप से 12-15 साल तक भी जी सकती है, 10 से 15 साल तक। लेकिन अंडे के लिए जितनी भी मुर्गी अंडे दे रही है वो 1.5-2 साल की उम्र में, अधिकतम 2 साल की उम्र में मार दी जाती है। तो ये एक भ्रम हमारे दिमाग में ये भी होता है कि यार अंडे के लिए कोई जानवर मर तो नहीं रहा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस मुर्गी ने आपका अंडा दिया है ये मान के चलिए कि वो 100% या तो किसी बीमारी से मर गई है उसी पिंजरे में, या फिर उसकी गर्दन काट के उसे मार दिया गया है। और अंडों के लिए होने वाली हत्या केवल मुर्गियों तक ही सीमित नहीं है। आप सोचकर देखिए जो मुर्गी हैं अंडे देने वाली वो कहाँ से आई। तो कुछ अंडे हम लोग फर्टिलाइज करते हैं ताकि उनमें से चूजे पैदा हों। जो हम आमतौर पर अंडे खाते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, उनमें चूजे नहीं होते। पर कुछ अंडे तो हमें फर्टिलाइज करना होंगे ताकि आगे भी और मुर्गियां पैदा हो जो हमें अंडे दें। अब हम फर्टिलाइज करेंगे तो या तो वो चूजा होगा या चूजी होगी, यानी मुर्गा होगा या मुर्गी होगी। अब अगर मुर्गी पैदा हुई है, छोटा चूजा वो मुर्गी है, तब तो ठीक है, हम उसको बड़ा करके अंडे के लिए उसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसको पिंजरे में पटक के रख लेंगे। पर अगर वो चूजा हो गया, मुर्गा हो गया, तो फिर उसका क्या किया जाएगा। चूजों को हमारे दिमाग में ये आता है कि यार उनको मांस के लिए इस्तेमाल कर लेते होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। हमने अंडे देने वाली मुर्गियों को इस तरीके का बना दिया है कि वो साल में 200, 300, 250 अंडे दे देती है। लेकिन वो इतनी जल्दी बड़े नहीं होते, उनका वजन उतना नहीं बढ़ता है कि उनको मांस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हमने मांस वाले मुर्गों को ऐसा बना दिया कि वो 2 महीने में ही 2-2, 2.5-2.5 किलो के हो जाते हैं। तो यानी ये दोनों ब्रीड्स बिल्कुल ही अलग अलग है। तो जो अंडे के लिए चूजे पैदा हो रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, उनको मांस के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। अब क्या करें, तो उनको अलग अलग तरीकों से जैसे वो पैदा होते हैं उसी दिन मार दिया जाता है। छोटे छोटे से चूजों को जो हम फोटो वीडियो में देखे तो हमें लगेगा अरे कितना क्यूट है, ये है वो है, उनको पैदा होते ही उसी दिन मार दिया जाता है। कभी पानी में डुबा करके, कभी जिंदा जला करके, कभी ग्राइंडर में बिल्कुल पीस करके। और ग्राइंडर में पीस करके उनका जो फीड बनती है वो मछलियों वगैरह को या दूसरी मुर्गियों को ही खिला दी जाती है। तो नवजात चूजों को मरना पड़ रहा है अंडों के लिए। और फिर हम इस तरह की बातें करते हैं जो हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि अंडा तो वेजिटेरियन होता है क्योंकि उसमें उस अंडे के अंदर चूजा नहीं है। और अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको समझे कि अंडे के अंदर भले ही चूजा नहीं है, लेकिन हर एक अंडे के लिए चूजे की मौत जरूर हो रही है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 7 अरब चूजे जो मुर्गे पैदा हुए हैं जो कि अंडे नहीं दे सकते, 7 अरब चूजे हर साल मार दिए जाते हैं। 8 अरब हमारी जनसंख्या है लेकिन हम 7 अरब चूजे हर साल ऐसे ही मार रहे हैं। जो इसको कि अगर हम उसका गणित करें तो वो 250 चूजे प्रति सेकेंड है। 250 चूजे प्रति सेकंड मारे जा रहे हैं? अंडों के लिए मारे जा रहे हैं, जो कि हमारे सोचने में नहीं आता है। आमतौर पे हमें लगता है यार अंडे तो क्या है, अंडे के लिए तो कोई नहीं मर रहा, मांस के लिए मर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंडे के लिए चूजे भी मर रहे हैं और जिस मुर्गी ने वो अंडा दिया है वो मुर्गी भी मरने वाली है आगे जाकर। तो वही है ना यार, मतलब आज आप देखो कि लोग क्यों खा रहे हैं कि हमें थोड़ा सी एनर्जी मिल जाएगी, हमें प्रोटीन मिल जाएगा, हमारे ताकत आ जाएगी, हम ताकतवर बन जाएंगे, हमारे अंदर जान आ जाएगी। लेकिन जान आने के बजाय क्या है, हम ताकतवर नहीं बन रहे, जान से जानवर बनते जा रहे हैं, राइट? तो हम किसी को मार के खाने से ही ताकतवर बने, ये तो कोई सही बात नहीं है, राइट? ऐसा बिल्कुल ना ही ये सही है और ना ही ये वैज्ञानिक है।
इसको विज्ञान भी कई तरीकों से सिद्ध कर चुका है, मेडिकल साइंस, कि बिना किसी जानवर को मारे आप पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड डाइट पर, यानी केवल पौधे ही खा करके भी बहुत आसानी से जीवित रह सकते, ना सिर्फ जीवित रह सकते बल्कि सभी तरह के एथलेटिक परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग हो गया, किसी स्पोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन हो गया, क्रिकेट बैडमिंटन वगैरह। तो कोई बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत ना होने के बावजूद ये जो मार्केटिंग हो रही है और इसके कारण जो हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, कह सकते हैं, उसके कारण ये सब चलता जा रहा है। हम्म। तो क्या क्या सब्स्टिट्यूट मतलब है जो लोग कि इन चीजों को ना खाए, उस चीज के लिए कोई वेबसाइट या कुछ ऐसा मतलब आपके पेज पे आपने डाला हुआ है कि? हाँ, जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का मैंने पूरा चार्ट बना रखा है कि अंडों से, मांस से सस्ता प्रोटीन और ज्यादा अच्छा प्रोटीन, ज्यादा मात्रा में और सस्ता प्रोटीन कहाँ से आपको मिल सकता है, तो वो पूरे चार्ट मैंने बना कर रखे हैं। दूध के बजाय कैल्शियम दूसरे जगहों से कहाँ से मिल सकता है, दूध से सस्ता कैल्शियम कहाँ से मिल सकता है, वो चार्ट्स भी मैंने बना करके रखे हैं। तो जानकारी, यही यार मेरा काम है, जानकारी लोगों तक पहुंचाना। जैसे जैसे मुझे लगता है जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, उनको पता चलेगा कि यार इस चीज की जरूरत नहीं है, तब भी ये सब हो रहा है और मेरे पास में दूसरे ऑप्शंस हैं करने के लिए, तो मुझे हम्म। लगता है लोग बदलेंगे। तो लोग बदल सकते हैं, राइट। अंडों की बात कर रहे हैं हम कि अंडों से प्रोटीन आया। और तो एक मतलब जो अंडा बना रही है मुर्गी, उसको खाने के लिए क्या चाहिए? कहीं ना कहीं वो उन प्लांट्स के थ्रू ही तो उनके अंदर वो चीजें आ रही है जो प्रोटीन और कैल्शियम उनको मिल रहा है, बिल्कुल, हाँ, उसके बिल्कुल, बाद वो हमको दे पा रही है। तो अगर बिल्कुल, हम डायरेक्ट जो प्लांट से कंज्यूम कर सकते हैं वो चीजें, तो हमें उधर से लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है। दुनिया का सारा प्रोटीन प्लांट्स ही तो बनाते हैं, कोई जानवर प्रोटीन नहीं बनाता। इसी तरीके से गाय के दूध में हमें लगता है कैल्शियम है, भैया गाय को कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? वो हरी घास खा रही है, इसलिए उसे कैल्शियम मिल रहा है। तो हम ही हरी सब्जियां खा करके कैल्शियम ले सकते हैं। हमें वो मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं है, बीच में गाय को रखो, पहले गाय को घास खिलाओ, फिर उसको पहले उसे हरा चारा खिलाओ, पहले उसके लिए हरा चारा उगाओ, फिर उस गाय को हरा चारा खिलाओ और फिर उसका दूध निकालो और फिर खुद दूध पियो। इससे अच्छा तुम खुद के लिए ही हरी सब्जियां उगा लो यार। हम देखते हैं कि आज गौ रक्षा के लिए, है ना, तो बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग काफी आगे बढ़ के आ रहे हैं कि गौ रक्षा करनी चाहिए, राइट। लेकिन अभी ना मैं कुछ ही टाइम पहले, करीब 10 से 15 दिन ही हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं एक गौशाला विजिट करने गया। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या था कि कैपेसिटी थी 500 गाय की, राइट। लेकिन वहाँ पे गाय कितनी थी पता है? करीब करीब कितनी? 5,000 गाय। वहाँ पे पांच कै हजार 5,000 गाय थी, 500 की कैपेसिटी थी। और उन गायों की जो हालत मैंने देखी, उन गायों की हालत देख के मेरे आंसू आ गए कि ये रक्षा हो रही है या और इनको तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। क्योंकि ऑल दो कि वो बिल्कुल। एक उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन यार वो लोग भूख से मर रहे हैं। क्योंकि अभी नॉर्मल, और उसका रीज़न पता है क्या था? रीज़न क्या था, आज हम देखें कि जो शहर है, शहरों में क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, लोग खेती करना तो भूल ही गए, खेती से दूर आ गए, ठीक है। बड़े बड़े सजावट के लिए बहुत बड़े बड़े पार्क बना दिए गए हैं, ठीक है। पार्क बना दिए, अब पार्कों में घास उग रही है, लोग नहीं आ रहे। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन पार्क्स बहुत बड़े बड़े हैं। और कुछ कुछ जगहों पे उन पार्क्स में इतना अच्छा मतलब भोजन का, अगर उनको देखा जाए, चरने दिया जाए, तो वो अपना पेट अच्छे से भर सकती है। लेकिन उन पार्क्स को क्या है, केवल सजावट का माध्यम बना दिया गया है, केवल सजावट के केंद्र बना दिए है कि वहाँ पे इंसान आए, फोटो खींचे और चला जाए, बैठ के थोड़ी हरियाली देखे, बस। लेकिन वो उन वहाँ पे गायों को नहीं बढ़ने दिया जाता, लोक लगा दिए जाते हैं, गार्ड्स खड़े कर दिए जाते हैं। ये तो होगी पार्क की बात। अब आती है सेक्टरों की बात। सेक्टरों में वो जाएंगी तो उनको जो गार्ड होगा वो डंडे मार के वो भगा देगा। तो ना तो पार्क की बची, ना सेक्टरों की बची, गांव बचे नहीं, खेत बचे नहीं। क्या खाएगी वो तो मांसाहारी नहीं है लोगों की तरह। वो क्या खाएगी, बेचारी भूखी रहेगी। और फिर इन अगर वो कहीं घर में घुस जाती है, कहीं चली जाती है, तो लोग यार इतने क्रूर हो गए हैं आज की डेट में। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, खाली गायों के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन गायों का जो टॉपिक है वो बहुत अलार्मिंग हमें दिख रहा है। जो एक
जिसके ऊपर बातें करते हैं। लेकिन आप देखो, नॉर्मल भी अभी दिवाली आई, कुत्तों के, मैंने देखा लोग कुत्तों के मुंह में, लोग अपने घर में तो कुत्ता बड़े प्यार से पाल रहे हैं, उसको बेड पे खिला रहे हैं, उसको बड़े अच्छे से रखा जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उसको बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करा जा रहा है। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स है, उनके मुंह में पटाखे डाल रहे हैं, पूंछ में पटाखे बांध रहे हैं। क्या कर रहे हो ये? वो वो जीव नहीं है, वो उसका जी नहीं है, उसको दर्द नहीं होता, लेकिन लोग उस चीज को नहीं देखते। अब जब उनके पास यार कोई ऑप्शन नहीं बचा, डोगों को उठा के ले जाते हैं, डॉग सेंटर्स में रख दिया जाता है, गायों को उठा के गौशाला में डाल दिया जाता है। अब वहां पे क्या हो रहा है, उनके खाने के लिए नहीं है, करप्शन इतना भरा पड़ा है, तो कहाँ जाए जानवर? ये जो दुनिया है, ये भगवान ने सबके लिए बनाई है ना? हम अहिंसा परमो धर्मा की बात करें, तो ये जो दुनिया है, ये भगवान ने सबके लिए बनाई है। और सबके लिए बनाई है तो यार, इसमें पेड़ों का भी अधिकार है, जानवरों का भी अधिकार है, तो इंसानों का भी अधिकार है। आज इंसान क्या कर रहा है कि दूसरों का अधिकार मारने में, दूसरों का हक मारने में लगा हुआ है। राइट? कि पेड़ खत्म कर देंगे, है ना, पूरा हम नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं। और जानवरों की बात आए तो जानवर, कितनी स्पीसीज खत्म होती जा रही है। जो साइकिल बनाई है भगवान ने, गॉड ने जो साइकिल क्रिएट करी है, उस साइकिल को खत्म कर देंगे तो प्रलय ही आनी है। अभी श्रीलंका में जो प्रलय आई थी, उसका कारण क्या था? अधर्म। कितने बड़े लेवल पे ये मीट ईटिंग और गायों को लेके कितनी हिंसा की गई थी। जी, अगर हम इसकी बात करें दूध के और मांस के और अंडे के लिए, एक्चुअली ना पहले थोड़ा सा मैं गोरक्षा वाले बिंदु पर कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो गौशालाओं में इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, और ये केवल एक जगह की बात नहीं है, हर जगह पर ही ऐसा हो रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि गौशालाओं में इतनी सारी गायें पहुंच कैसे रही हैं, कहाँ से आ रही हैं इतनी सारी गायें? ये सारी आ रही हैं दूध के धंधे से। जो दूध के लिए जिनका एक समय पर इस्तेमाल किया गया था, वो आज 5,000 गायें सबकी सब किसी गौशाला में पड़ी हुई हैं, जिसकी कैपेसिटी केवल 500 की है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मान लीजिए आपके पास में आज 10 भैंसें हैं या 10 गायें हैं। आपने उनका दूध निकाला, दूध निकालने के लिए सभी को प्रेग्नेंट करवाया, सभी को प्रेग्नेंट करवाया तो अब वो 10 से 20 हो गए, लेकिन आपको दूध 10 से ही मिल रहा है। फिर अगले साल या मान लीजिए उसके अगले साल, 2 सालों बाद आपने वापस से प्रेग्नेंट करवाया, अब वो 20 से 30 हो गए, लेकिन आपको दूध तो 10 ही का मिल रहा है, क्योंकि आपने प्रेग्नेंट 10 ही को करवाया था। फिर 2 साल बाद आपने फिर से करवाया, अब वो 30 से 40 हो गए, लेकिन आपको दूध तो अभी भी 10 का ही मिल रहा है। तो दूध के धंधे का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे आप धंधा वो आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वो समय में आगे बढ़ता जाएगा, उतने ज्यादा गाय भैंसे अनप्रोडक्टिव होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी इनकम उतनी ही रहने वाली है। अब वो खर्चा इतना सारा बढ़ रहा है, तो गौशाला वाले जो अच्छी नीयत से ये काम करना चाहते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, लोग बाग जा जाकर उनको पकड़ा देते हैं, 500 रुपए ये लो रखो, और हमारे इस नर बछड़े को, इस सांड को, इस गाय को रखो, अब ये बूढ़े हो गए तो ये कारण इसका असल में दूध का उद्योग है। जो हमारी जनसंख्या है 8 अरब की, और केवल भारत की लगभग 1.5 अरब होने वाली है अब, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में दूध का धंधा सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, वो चलाया ही नहीं जा सकता बिना गायों पर भैंसों पर क्रूरता किए। तो हम जो दूध के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि ये जो दूध के लिए ये जो क्रूरता हो रही है गाय भैंसों पर, ये असल में दूध के लिए हो रही है, इसकी जड़ में दूध है। ये मैं गौशाला के बिंदु पर कहना चाह रहा था कि जो इतने सारे जानवर आ रहे हैं, वो आ असल में सबके सब दूध के उद्योग से ही रहे, और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता उनका। क्या करेगा कोई इतने सारे जानवरों का? उनको किसी गौशाला में छोड़ देगा, या उससे भी बुरा किसी कसाई को दे देगा। अब पता नहीं गौशाला में छोड़ना बुरा है या कसाई को देना बुरा है, क्योंकि कसाई के पास वो कट जाती है और गौशाला में वो तड़प तड़प के सालों तक जीती रहती है। दोनों में ही उसका जीवन तो नरक ही है, और उससे उसका जो मूल कारण है वो हमारा दूध का उपभोग है, मिल्क का जो कंजम्पशन है वो है। इस और आपने पर्यावरण की बात की, जो पर्यावरण पर्यावरण की आपदाएं पृथ्वी पर आ रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज के या कहें ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े कारणों में एक एनिमल एग्रीकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री, यानी हमारा जानवरों को दूध, अंडे, मांस, चमड़े, ऊन वगैरह के लिए इस्तेमाल करना। कैसे? हम जब दूध के लिए एक जानवर को पालते हैं, गाय को, भैंस को,
तो लगातार वो खाना खाती है और लगातार उसके शरीर से मेथेन गैस निकलती रहती है। अब ये मेथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है पूरे पर्यावरण को गर्म करने के लिए, यानी कुल मिलाकर कहें तो पूरे पर्यावरण की बैंड बजाने के लिए कई गुना ज्यादा कारगर है। और मिथे भारत में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा गाय भैंसों की जनसंख्या भारत में ही है। 2012 में आईआईटी दिल्ली की जो स्टडी हुई थी उसमें बताया कि भारत की कैटल की पॉपुलेशन पूरी दुनिया को गर्म कर रही है। केवल जो भारत में गाय भैंस है उन्हीं से पूरी दुनिया गर्म हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अब गर्मी होगी तो जो ग्लेशियर्स में बर्फ है वो पिघलेगी, ग्लेशियर्स में बर्फ पिघलेगी तो समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने वाला है। समुद्र के पानी का स्तर बढ़ेगा तो जो तटीय देश हैं, जो जो तटीय शहर है, मुंबई हो गया, अपने साउथ में कोलकाता के बहुत सारे, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हैं, बांग्लादेश में बहुत सारी जगह हैं। इस तरह की जितनी भी जगह हैं जो समुद्र के पास में है, जाहिर सी बात है समुद्र का पानी बढ़ेगा तो वहां पर लोग रह ही नहीं पाएंगे, माइग्रेट करेंगे वहां से। और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के कारण, समुद्रों का स्तर बढ़ने के कारण जितना भी माइग्रेशन होगा उसमें भारत में चौथे नंबर पर है। वो सबसे ज्यादा माइग्रेशन में भारत चौथे नंबर पर है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है क्लाइमेट चेंज के कारण। और उसके बड़े से बड़े कारणों में एक मांस खाना, अंडे खाना, दूध पीना यही है। तो ये बात बिल्कुल है कि हमारे कर्म का ही फल है जो हम जानवरों के साथ कर रहे हैं, वो घूम फिर कर हमारे ऊपर, मानवता के ऊपर पूरी वापस आ रहा है और इसका फल हमें भोगना ही होगा। अभी भी वैसे समय तो है, अगर हम बदलना चाहे तो एक एक करके ही बदल सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। गाय को हमेशा से माता माना गया है क्योंकि वो हमें क्या है, दूध देती है। और बैल को पिता माना जाता था क्योंकि वो क्या है, खेती में मदद करता था, राइट। खेती करके उससे जो फसल आती थी उससे सबका पेट पलता था। तो गाय को बैल को पिता का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज आधुनिकता के युग में हम इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं कि अपनी जड़ों को भूल के, जहाँ पे एक जमाना था कि जो बुल होते थे उनको घी के कनस्तर पियाए जाते थे, घी पिलाया जाता था, राइट। लेकिन आज हम देखें कि जो सांड थे, जो बैल थे, आज उनकी कदर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से हमारे पास ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर आ गए तो हम क्या है, गाय को इसलिए रख लेते हैं कि वो दूध देती है। माता का दर्जा तो बहुत कम लोग आज मान रहे होंगे, लेकिन गाय को रख लेते हैं क्योंकि केवल वो दूध देती है। और बैल को छोड़ दिया जाता है, वो इधर उधर भटकेगा और कहीं अगर कभी कसाई के हाथ लग गया तो पहुंच जाएगा। तो हम अगर चलो मान लो दूध का कंजप्शन बंद करते हैं, है ना, तो फिर जो हमारी जो गाय की स्पीसीज है या फिर इतनी सारी गाय है भारत में, वो कहाँ जाएंगी? क्योंकि आज आप देखो ना, आज की डेट में जब बैल किसी काम के नहीं से रहे तो उनकी यूज वैल्यू खत्म कर दी। और जब लोग देखेंगे गाय किसी काम की नहीं है तो फिर गाय को क्या करेंगे? खेत बचे नहीं, जंगल बचे नहीं, उनको रहने के लिए स्थान बचे नहीं, तो क्या करेंगे फिर उनका? हाँ, ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब भी मैं दूध की बात करता हूँ। इसके जवाब में मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ सामने वाले से कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। आपने पूछा है कि जब गाय भैंसों के दूध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उनका क्या होगा। मैं पूछ रहा हूँ अभी उनका क्या हो रहा है। अभी वो सब कसाई खाने में ही तो जा रही हैं, या तो कसाई खाने में जा रही हैं, किसी गौशाला में भीड़ भड़क्का बढ़ा करके तड़प तड़प कर मर रही हैं बीमारियों से या भूख के मारे। तो आज भी उनकी कोई हालत ऐसी नहीं है जिसे प्रिजर्व किया जाए कि इनकी ये परिस्थिति है और इसको ऐसा ही बने रहने दो। आज की जो हालत है उसे बदलना बिल्कुल 100% आवश्यक है, अगर हम गाय भैंसों की या पशुओं की थोड़ी भी फिक्र करते हैं तो। सबसे पहले मैं उनसे यही कहता हूं कि आज की हालत को आप ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पूछिए कि बदलना तो है ही आवश्यक, लेकिन अब आगे क्या होगा इसका आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो बदलना आवश्यक है, अब क्या करें? तो जैसे जैसे दूध का धंधा खत्म होगा, धीरे धीरे होगा, ये अचानक से तो होने नहीं वाला कि एकदम से कल के कल पूरे भारत ने दूध का कंजम्पशन पूरा बंद कर दिया और अब गाय भैंसों का क्या होगा बताओ। धीरे धीरे होने वाला है, 30 40 साल, 50 साल, 100 साल भी लग सकते हैं दूध का कंजम्पशन पूरी तरीके से खत्म होने में। तो जो आज की तारीख में हम जबरदस्ती उन्हें पैदा करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उनके पीछे मल द्वार में हाथ घुसाते हैं, उनकी योनि में छड़ी घुसा करके सांड का वीर्य उनमें डालते हैं और उन्हें जबरदस्ती गर्भवती करते हैं, बच्चे पैदा करवाते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं इससे जो भारत में गाय भैंसों की सबसे अधिक जनसंख्या हो गई है, ये धीरे धीरे जनसंख्या अपने आप कम होने लगेगी। यानी
गाय भैंसे पैदा ही कम होंगी। और फिर यदि उन्हें प्रकृति में छोड़ दिया जाए तो प्रकृति अपना काम करेगी, वो अपने आप ही उनकी संख्या को बैलेंस कर देगी। इसके अलावा जो हम जिन जानवरों को हम पालते नहीं है, जो जंगली जानवर हैं, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ना ही वो विलुप्त हो गए। हमारे दूसरी कर्मों के कारण वो विलुप्त हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने आप से वो कभी विलुप्त नहीं होने वाले। और अब फिर मुझे दूसरा सवाल पूछा जाता है, जब मैं कहता हूँ कि यार प्राकृतिक रूप से तो उनकी जनसंख्या कम ही होती, तो फिर कहा जाता है कि अगर अगर हमने नहीं रखा तो गाय भैंसे भी विलुप्त हो जाएगी, उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम पालेंगे नहीं तो जाएंगी कहाँ। तो ऐसा नहीं है कि पालेंगे नहीं तो जाएंगी कहाँ, आज भी हमारे पास में गौशालाएं हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा करना चाहते हैं, जो गायों को पालना चाहते हैं। जैसे हम कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं, उस तरीके से सच में उनकी सेवा करके उन्हें एक दोस्त की तरह रखना चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं। और दूसरी बात, खेती के जो जैविक विधि है, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ZBNF, उसमें आप एक गाय का इस्तेमाल करते हैं, एक गाय के गोबर का और उसके मूत्र का इस्तेमाल करते हैं 30 एकड़ की खेती करने के लिए। तो ऐसे में उस 30 एकड़ में, 30 एकड़ बहुत बड़ा खेत होता है, 30 एकड़ में आपको ना कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है ना कुछ, और आपको जैविक खेती के माध्यम से ज्यादा फसल मिलती है, और उसमें उस जमीन की उर्वरा शक्ति, उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो ऐसे में अगर कोई एक बंदा अपने अपने घर में एक गाय को रखता है, दो गाय को रखता है, तो वो ना ही उन्हें कोई प्रताड़ना देगा, ना ही उन्हें टॉर्चर करेगा, ना ही उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाएगा, और उन्हें मरते दम तक, बूढ़े होने तक रखेगा, क्योंकि वो गोबर और मूत्र तो आखिरी तक देंगी ही। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ ही एक समाधान है। जैविक खेती, गौशालाएं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ एक समाधान है। और यही होने वाला है, यही करना जरूरी है अगर हम इंसान भी इस पृथ्वी पर जीना चाहते हैं, तो क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहते हैं तो ना ही ऐसा होगा कि उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, ना ही ऐसा होगा कि वो सड़क पर भटकेगी, और ना ही ये होगा कि वो विलुप्त ही हो जाएंगी। कई लोग हैं और कई विधियां हैं जिनसे उनका, उनके साथ में काम किया जा सकता है, उनका उपयोग करने के बजाय उनके साथ में काम किया जा सकता है। और एक और चीज, मतलब आज की डेट में आप देखो लोग, हम एक फैशनेबल दौर में जी रहे हैं, राइट? जहाँ पे फैशन ही सब कुछ है, फैशन ही माई बाप है आज की डेट में, राइट? तो लोग इस दिखावे भरी जिंदगी में हम देखते हैं कि लेदर की जैकेट पहन रहे हैं, लेदर की बेल्ट लगा रहे हैं, लेदर के शूज पहन रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब वो उस चीज को पहनना उनके लिए इतना बड़ा स्टेटस ऑफ सिंबल है कि फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने लेदर के शूज़ पहने हैं, हमारे यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है? तो हम बोलेंगे आप शूज़ को बाहर उतार दो, या फिर आप ये लेदर के शूज़ मत लेके आओ, ये मत करके आओ, तो ऑफेंड हो जाते हैं लोग। लेदर नहीं पहनेंगे तो हम फैशनेबल नहीं दिखेंगे। लेकिन इस लेदर इंडस्ट्री के पीछे का जो सच है, कैसे ये लेदर तुम्हारे पास तक आ रहा है? लेदर इंडस्ट्री को, ये भी लेदर इंडस्ट्री का सीधे सीधे प्रोपेगेंडा ही है। वीडियोस दिखा करके, जो इमेजेस हैं वो दिखा करके कि फैशनेबल कोई मॉडल है, और उसने केवल अपने जो प्राइवेट पार्ट्स है वो कवर कर रखे लेदर में, और उसे सेक्सीनेस के साथ में जोड़ करके फैशन में लोगों के दिमाग में घुसा दिया है जबरदस्ती, कि ये चीज बहुत अच्छी है और ये तुम पहनोगे तो कूल हो जाओगे, और ये चीज तुम्हें पूरा बना देगी, तुम अधूरे हो, तुम्हारे पास में कुछ कमी है, और ये तुम खरीद लोगे तो तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। ये चीज लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा गहरे घुसा दी गई है। और इस बारे में बिल्कुल जागरूकता की आवश्यकता है कि लेदर असल में एक मरे हुए जानवर की चमड़ी है। लेदर, जब हम सोचते हैं कि किसी ने किसी जानवर की खाल पहन ली, तो हमारे दिमाग में आदिवासी वाले छवि बनना चाहिए, कि यार वो कोई एक बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और कमर में उसने एक हिरण की छाल लपेट के रखी है, और वो चल रहा है, और इधर उधर उसके हाथ हाथ में एक पत्थर है बहुत बड़ा, वो दूसरे जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। और हमने लेदर को, एक मरे हुए जानवर की चमड़ी को इतना कूल बना दिया है कि वो कोई बहुत फैशनेबल चीज हो गई, जबकि वो एक मरे हुए जानवर की चमड़ी है। उसके लिए गाय भैंसों की हत्या की जाती है। अधिकतर लेदर गाय और भैंसों से ही आता है भारत में। भारत लेदर एक्सपोर्ट करने में बहुत आगे है, दुनिया में शायद दूसरे नंबर पर है देश में। तो इस प्रकार से ये धंधा चल रहा है, जाहिर सी बात है उसको मारना ही पड़ेगा उसकी चमड़ी निकालने के लिए। और बिल्कुल तुरंत मारना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मार दिया और बाद में उसकी चमड़ी निकाल दी। अब वो आधा मरा हुआ होता है, और तभी उसकी चमड़ी निकालना शुरू कर देना जरूरी होता है, क्योंकि वो तब फ्रेश होती है। तो इस प्रकार से ये धंधा चलता है, बहुत ज्यादा क्रूर है। और लेकिन
दुख की बात है कि हिंदुओं को ही गौरक्षक ही आपको मिल जाएंगे, लेदर के जूते पहने हुए, लेदर के बेल्ट पहने हुए। हम्म जागरूकता की बहुत कमी है। आज देख रहे हैं ना, मतलब ये किसी धर्म के लिए, धर्म को लेके बात नहीं है। और फिर एक चीज और है, मतलब ये लेदर की जो जैकेट्स हम तक तो आ रही है ना, ये लेदर उतर रहा है और इसको एक और बढ़ावा जो मिल रहा है वो बीफ इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप। बिल्कुल, जब हम लेदर खरीदते हैं, अगर हम सिर्फ बीफ ही इंडस्ट्री चल रही होती, तो जो बाकी का वेस्ट है जानवर का, केवल बीफ तो आधा ही आता है। जितना उस जानवर का वजन है, उसका केवल लगभग आधा ही उसको बीफ मिलता है। जानवर बहुत बड़ा होता है, उसको पालने में पैसा खर्चा होता है, उसको 2-3 साल तक रखने में पैसा खर्चा होता है। तो उस 2-3 साल तक रखने में अगर केवल उससे बैठा करके खिलाया जाए और फिर बेचा जाए, तो वो संभव ही नहीं है। ऐसा भारत में हो ही नहीं सकता कि आप एक जानवर को पैदा करो, 3 साल तक उसको खिलाओ पिलाओ, 400 किलो का, 500 किलो का करो, और फिर उसको जाकर के बेच दो। 25-30 हजार में बिकता है एक जानवर बीफ के लिए। वो केवल तभी संभव है, उस उसको 2-3 साल तक, 5 साल तक, 7 साल तक खिलाना केवल और केवल तभी संभव है जब आप उसका एक तरफ दूध निकाल रहे हो। तो बीफ इंडस्ट्री को सबसे पहले शुरुआत में बढ़ावा मिलता है दूध की इंडस्ट्री से। दूध की इंडस्ट्री के कारण ही बीफ की इंडस्ट्री चल रही है। जब वो जानवर दूध देना बंद कर देता है, तो आपने पहले तो 7-8-10 साल तक उसका दूध से प्रॉफिट निकाला, उसका दूध से फायदा किया, उससे दूध से पैसे कमाए। फिर जब उसने दूध देना बंद कर दिया, तब आप उसको बीफ के लिए बेच देते हो, मांस के लिए उसके बेच देते हो। अब मांस के लिए जब वो जानवर आया है, तो उसकी चमड़ी अलग एक पूरी लेदर इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री, उस लेदर में इस्तेमाल हो जाती है, और मांस जो है वो बीफ के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो दूध, लेदर और बीफ, ये तीनों बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिल्कुल साथ में ही चलते हैं। अगर एक खत्म हो जाए तो बाकी के दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो लेदर की इंडस्ट्री बिल्कुल पूरी तरीके से बीफ इंडस्ट्री को ही सपोर्ट करती है। जब आप लेदर खरीदते हैं, तो आप बीफ इंडस्ट्री को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप दूध खरीदते हैं, तब भी आप बीफ इंडस्ट्री को ही बढ़ावा दे रहे हैं। मीट ईटिंग जो हमारी बॉडी है वो उसके लिए बनी नहीं है। लाइक जो हमारा शरीर की जो बनावट है वो कभी मांसाहार के लिए बनी नहीं है ना। ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके लिए है, ना हमारा जो हमारे दांत है या फिर सारी चीज़ें, हम उस चीज़ के लिए बने नहीं है। क्योंकि आप देखो जो हर्बीवोरस होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है, थोड़ा सा ऐसे रहता है, टेढ़ा, राइट। तो इस टाइप से उसका रहता है। और जो कार्निवोरस रहते हैं उनका क्या रहेगा, मुंह से खाया, पेट में पहुंचा, स्टूल पास करके बाहर निकाल दिया। क्योंकि मीट एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा समय रहेगा शरीर में उतना वो सड़ने लगेगा, है ना। तो इंसान के शरीर में वो जाएगा तो क्या टाइम लेगा बाहर आने में, डाइजेशन में टाइम लेगा। और आज आप देखो कि इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही है, अलग अलग बीमारी आ रही है, अलग अलग वायरस आ रहे हैं। 90% जो लोग आज उससे पाइल्स की बीमारी से जूझ रहे हैं, वो किससे जूझ रहे हैं, मीट ईटिंग से। क्यों? क्योंकि वो उसका शरीर उस चीज के लिए बना ही नहीं है। और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो मीट आदमी खा रहा है ना, जो मीट इंसान खा रहा है, उस मीट को अगर हम वेजिटेबल से कंपेयर करें तो उस 1 किलो मीट को बनाने के लिए आई गैस कि लगभग 10 किलो वेजिटेबल्स के जी। बराबर है वो, राइट। हम्म। अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग है। अगर आपको मुर्गे का 1 किलो मांस चाहिए, तो आपको उसको 3.5 किलो दाना खिलाना पड़ेगा। ओके। मटन अगर आपको चाहिए, तो आपको उसको हर किलो मटन के लिए 15 किलो खिलाना पड़ेगा। बीफ चाहिए, तो उसकी जब अपन बाद में, जब वो जानवर मरता है, तब उसकी गणना करते हैं, तो 15-25 किलो खाना 1 किलो बीफ के लिए आता है। और ये भोजन ऐसा नहीं है कि ये वो है कि हम नहीं खा पाते, और ये तो हम जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो केवल खिला करके हम एडिबल फूड उनसे प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत में जितना भी मक्का और सोयाबीन उगाया जाता है, उसका लगभग 40% से ज्यादा केवल और केवल मुर्गों को खिला दिया जाता है। यहाँ मैं सुअर, बकरों वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। केवल मुर्गों को ही इतना ज्यादा मक्का और सोयाबीन खिला दिया जाता है। और ये वो जमीन है जिस पर हम कुछ भी उगा सकते हैं। मक्का और सोयाबीन की जगह जाहिर सी बात है कुछ और भी हम चाहें तो उगा सकते हैं इंसानों के लिए। लेकिन हाँ। हम हमारा ही खाना पहले उन्हें खिलाते हैं, बहुत सारा, और फिर उनसे थोड़ा सा मांस रिटर्न में प्राप्त करते हैं, केवल स्वाद के लिए। केवल स्वाद के लिए। हम उतने ही प्लांट्स में हम काफ़ी लोगों का पेट भर सकते थे, जहाँ हम केवल एक आदमी का पेट भरने में लगा दिए। तो अ, ये बड़े सोचने वाली बात है। मतलब यार, ये जो लोग खा रहे हैं ये सोचते नहीं है, मतलब कि
किस पीड़ा से वो जानवर गुजर रहा है, वो क्या सोच रहा होगा। चलो मान लिया खाने वाला आदमी क्या है, वो तो एकदम बड़े रेस्टोरेंट में बैठा, उसके सामने आया लग के और वो एकदम से दबा के टंगड़ी खा रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि उसने देखा नहीं पीछे। लेकिन अगर वो सोचे कि वो उसकी थाली तक आने से पहले पीछे क्या क्या हुआ, किस किस यातना से वो जानवर जूझा। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें काफी सारी गायों को लेके जा रहे थे ट्रक में। उस ट्रक से एक गाय कूदती है, एक लेग उसका इंजर्ड हो जाता है। वो रोंग साइड भागती है, रोंग साइड भागती है, तो वो भागते 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 वो काफ़ी दूर तक जाती है। किस लिए? अपना बचाव रखने के लिए। तो इतना इतनी भयानक दुर्दशा होती है और ये जानवर फील करते हैं और वो फील करके अपने बचाव के लिए भागते हैं। आप देखो कभी कहीं जब सुअर को पकड़ने जाते हैं या फिर किसी भी मुर्गे को पकड़ने जा रहे हैं, वो ऐसे कोहराम मच जाता है, ऐसे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो भागते हैं। वो क्या उनके मन में थॉट्स आ रहे होंगे, क्या उस आदमी के लिए उनके मन में विचार आ रहे होंगे। तो वो अगर दृश्य लोग अगर समझे, उस पीड़ा को समझे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज को खाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो वही वही लोग हैं जो किसी सुअर को देख के और किसी गाय के बच्चे को देख के वाह कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, उसके सिर पर हाथ फेराएंगे, है ना, उसको बड़े अच्छे से रखेंगे। और वही जब उसकी थाली में आ रहा है कितना टेस्टी है, तब वो लव और केयर को अगर वो याद करे तो शायद ये नहीं होगा। बिल्कुल, ये कंडीशनिंग का खेल है सारा। ये कंडीशनिंग और कॉग्निटिव बायसेस जो हमारे हैं, वो हमें बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं बच्चे को, कि मांस खाना ठीक है या जानवरों को मार देना अपने स्वाद के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेना ठीक है। और ये बहुत हमारे दिमाग में गहरे बैठ जाता है। जो समझदार, बहुत समझदार लोग होते हैं, उनको भी ये बात समझ में नहीं आती है कई बार। और वो पूरा जीवन उस चीज को, मांस खाने को और जानवरों के एक्सप्लोटेशन को, उनका शोषण करने को ही डिफेंड करते रह जाते हैं। और इसी के खिलाफ मेरा एक प्रयास है छोटा सा, क्योंकि मैं समझता हूँ अनकॉन्शियस जो कंडीशनिंग है, उसे केवल और केवल अवेयरनेस ही एकमात्र माध्यम है जिसे जिससे उसे सुलझाया जा सकता है। अब जो हमारे दिमाग में गहरी बातें बैठ गई है, उसे केवल जागरूकता के माध्यम से ही, लोगों को बताकर ही उन्हें समझाया जा सकता है। वही करने का मेरा एक प्रयास है छोटा। बिल्कुल, ये माइंडसेट वाली जो बात करी आपने, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज आप देखो सबसे बड़े धर्म कौन कौन से हैं। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, राइट, तो सबसे बड़ा जो मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये जब इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी, पहले आप देखो कि अ, एक स्टेटमेंट थी 10th कमांडमेंट में बाइबल की कि दाउ शैल नॉट किल, कि किसी को मारना भी सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उस चीज को मैनिपुलेट करा, उस पे क्या करा, मैनिपुलेट करके क्या बना दिया, दाउ शैल नॉट किल ह्यूमंस, कि इंसानों को मत मारो, तो बाकी जीवों को मार सकते हो। यानी कि जो और हत्याएं हो रही है वो सिंफुल नहीं है। तो जब इतने बड़े धर्म, यानी कि इतने बड़े एक कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी इतने बड़े नंबर्स में फैली हुई है, जब उनको ये टीचिंग्स मिल रही है, उनको ये बता दिया जा रहा है कि ये जो तुम कर रहे हो इसमें पाप नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर आदमी सबसे ज्यादा डरता है तो पाप और पुण्य से डर, पाप से डरेगा और पुण्य से खुश होगा सबसे ज्यादा। लेकिन अगर उनको बता दिया जाए कि यार जो तुम कर रहे हो शाबाश बेटा, पीठ थपथपा के बोला जाए कि शाबाश बेटा ये जो तू कर रहा है बहुत बढ़िया चीज है, इसमें कोई अपराध ही नहीं है, तो वो कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि उनके लिए तो वो एक धर्म हो गया, क्योंकि उनको बोल दिया गया। अब वही चीज इस्लाम में आ गया। मोहम्मद प्रॉफिट ने जो बात बोली थी वो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, जो आज भी मेरे को सुन के लगता है कि कितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने क्या कहा कि आप को अगर त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, तो आप अपनी सबसे प्रिय चीज का सेक्रीफाइस करो। और उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाने के लिए उन्होंने क्या बोला, अपने बेटे को सेक्रीफाइस किया, अपने ओन सन को। क्योंकि आज की डेट में आप कोई भी माता पिता हो, सबसे प्रिय उनका क्या होगा? उनका खुद का वंश, उनका खुद का खून, उनका बेटा। जब आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो दैट मीन्स कि आप अटैचमेंट खत्म कर रहे हो। लेकिन आज वही इस्लाम, जहां पे टीचिंग्स थी कुछ और, लेकिन टीचिंग्स को क्या बना दिया कि आज बकरा ईद बनाई जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग खरीदेंगे एक दिन पहले, उसको काटेंगे। पूरी मतलब परिभाषा ही बदल दी है।
है ना। उस सेक्रीफाइस की परिभाषा को उन्होंने क्या बना दिया, इस जीव के स्वाद के लिए इतना मोल्ड कर दिया, इतना उसको मॉडिफाई कर दिया कि आज असंख्य असंख्य जीवों की हत्या केवल किस लिए हो रही है कि बकरा ईद पे जाएगा या फिर उधर क्रिश्चियनिटी में मर रहे हैं, केवल इस बात को लेके। लेकिन वास्तव में कोई धर्म, मैं कहता हूं कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो आपको हिंसा सिखाए। अगर कोई हिंसा सिखा रहा है तो वास्तव में वो धर्म नहीं है। उस धर्म, क्योंकि धर्म को समझना चाहिए। धर्म क्या है कि आप इस समाज में अहिंसा से जियो, आप एक अच्छा इस समाज में चेंज लेके आओ, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो। ना कि आप गाय भैंस मुर्गा और बकरा और अलग अलग, आज की डेट में तो यार लोग कुत्तों को भी खा रहे हैं, है ना। तो इतना बुरा हाल है, और किसकी आड़ में आके, धर्म की आड़ में आके बलि दी जाए, बलि दी जा रही है। आप देखो यार, मैं अगर हिंदू धर्म की भी बात करूं तो लोग बोलते हैं कि देवी माता को बलि दी जा रही है। लोग बोलते हैं यार माँ काली को खून चढ़ा रहे हैं, या फिर माँ दुर्गा को, माँ अम्बा को हम बलि चढ़ा रहे हैं, माँ अम्बा खुश होगी। माँ अम्बा इज मदर, और एक माँ के लिए हम सब बेटे हैं, और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की बलि मेरे को चढ़ाई जाए। ये नॉनसेंस बात है आज जो समाज में फैला दी गई है कि अपने जीभ के स्वाद के लिए, मैं किसी जाति को नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप समझो कि आज लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए जो बलि प्रथा चलाते आ रहे हैं, और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से ये जानवरों के प्रति जो हिंसा हो रही है, ये कोई धर्म नहीं सिखाता। ये बस कंप्लीट नॉनसेंस बातें हैं, ये कोई धर्म सिखा ही नहीं सकता। जी, आपने बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात कही है कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आपको किसी जानवर को, किसी इंसान को मारना ज़रूरी ही है। और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा संदेश है जो आपने दिया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो पूर्व के धर्म हो, या फिर कोई अब्राहमिक रिलीजन हो। किसी भी धर्म में हिंसा मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, और करुणा लेकिन ज़रूर सभी धर्म सिखाते हैं। तो अंत में मैं यही गुजारिश करूंगा ऑडियंस से भी, या फिर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो और लोगों को शेयर करें, ताकि, क्योंकि ये एक धर्म का मुद्दा नहीं है। जो एनिमल राइट्स के ऊपर बोलना है, ये किसी धर्म का मुद्दा नहीं है। ये चाहे वो कोई धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसको ये समझना चाहिए कि करुणा ही एकमात्र उपाय है हमें इस संसार में सुधार लाने का, और एक यूनिटी जिसे बोलते हैं उसको दिखाने का, और एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत से जीवन जीने का। तो इंसान बन जाएंगे सब, तो ये अपने आप खुशहाली आएगी, है ना। तो हम सबको इंसान बनना है, ह्यूमन बनना है, और ह्यूमैनिटी किसी की जान लेने में नहीं है, किसी की जान को बचाने में है। तो हम सबका एक योगदान होना चाहिए कि हम इस चीज़ के अगेंस्ट में हम बोले, और जो लोग कर रहे हैं उनको एटलीस्ट समझाए, अवेयर करें। क्योंकि मान लो अगर एक आदमी भी इफेक्ट होता है ना यार आपकी बात से, और वो छोड़ देता है, तो कितनी जीवन बचते हैं पता है। एक आदमी अपने जीवन में कितनी जाने गवा दे, खा जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक आदमी के सुधरने से भी इतनी जान बच सकती है। तो हमें अपना अपना सुधार करना है, और हर कोई अगर अपने लेवल पे इसको सोचे कि यार मैं मीट ईटिंग नहीं करूंगा, मैं एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं एनिमल्स के बने हुए जो प्रोडक्ट्स है, लेदर प्रोडक्ट्स, उनको यूज़ नहीं करूंगा। और जैसे मिल्क इंडस्ट्री की भाई ने बात करी, तो मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगा जिससे हमारी गाय माता है वो सेक्रीफाइस हो, जिससे हमारा जो समाज है वो दूषित हो। तो हम इस चीज़ को करना हमें चाहिए, और हम सब मिलके करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, परिवार तक पहुंचाइए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये लोगों तक जानी चाहिए बात, आप इसको पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो थैंक यू सो मच भाई कि आप यार ये काम कर रहे हो। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आपको बल दे कि आप इसी तरीके से लगे रहे और इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाए, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद।